हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? मस्त मज़े में? तो इस मज़े को थोड़ा आराम दो और पढ़ाई पे ध्यान दो क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो शुरू करें? लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आप लोग समझ ही गए होंगे, आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, हम ऑलरेडी और रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म स्टडी कर चुके हैं, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास शुरू करने से पहले सिर्फ आपके 2-3 मिनट्स लूंगी। आपसे थोड़ा सा इंटरेक्शन करना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ। देखो, क्या होता है कि मैंने ये देखा है कि आप लोगों को एग्जाम की टेंशन हो रही है, तो आप लोग क्या टाइम टेबल बनाते हो, हर सब्जेक्ट के लिए थोड़ा टाइम अलॉट करते हो, हर सब्जेक्ट में टॉपिक के लिए थोड़ा टाइम अलॉट करते हो। फिर जैसे कि मान लो आज आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ने के लिए 2 घंटे अलॉट किए हैं। ठीक है, अब आप यूट्यूब खोल के ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ने के लिए सबसे पहले आपने बुक खोली, आपको लगा कि आपको कुछ हेल्प की जरूरत है तो आपने यूट्यूब खोला, वीडियोस ढूंढने लगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ने के लिए। पहला वीडियो खोला, 10-20 सेकंड देखा, नहीं यार इंटरेस्टिंग नहीं है, हटाओ। दूसरा वीडियो खोला, फिर देखा, 2-4 मिनट देखा, हटाओ। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 10वां, 10 वीडियो देखते देखते जो 2 घंटे आपने डिसाइड किए थे, ओवर। और आपका ह्यूमन जो टॉपिक आपने चूज किया है पढ़ने के लिए, वो कहाँ पर है? 0% ग्रोथ पे। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मुझसे पढ़ो, आप किसी से भी पढ़ो बेशक, लेकिन जिससे भी पढ़ते हो एक एजुकेटर चूज करो, स्टिक टू दैट एजुकेटर, ट्रस्ट दैट एजुकेटर, और उसके संग अपना सिलेबस कंप्लीट करो। क्योंकि इट्स हाई टाइम कि अब अपना आपको ये ब्राउजिंग छोड़ना पड़ेगा और सीरियसली स्टडीज पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी और हम शुरू करते हैं डिस्कशन ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन होता क्या है आखिर। तो रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें जो दो गैमीट्स होते हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं और फ्यूज होकर क्या बनाते हैं? ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट फाइनली डेवलप होता है इन द ऑफस्प्रिंग। ठीक है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट्स जब यूनाइट होते हैं तो इस इवेंट को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन, एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट बनता है, उस जाइगोट में हाफ क्रोमोसोम अपनी फीमेल पेरेंट से आते हैं और हाफ क्रोमोसोम अपने मेल पेरेंट से आते हैं। ठीक है, उसके बाद मेल और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं एनाटॉमिकली और अडेप्ट होते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग गैमीट, फैसिलिटेटिंग फर्टिलाइजेशन। एंड इन एडवांस फीमेल्स में तो ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो और फीटस को भी सपोर्ट किया जाता है। सो दिस इज व्हाट all about human introduction. So now we come to our main topic, that is male reproductive system. तो मैं अपने आप को थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देती हूँ। यस, सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए हम सीधे डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी यस, हमें थ्योरी पे ध्यान देना है, बट हम डायग्राम के साथ साथ थ्योरी पढ़ेंगे, समझेंगे। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो मेन गोनेड है वो टेस्टिस है। गोनेड, मैंने अभी अभी एक टर्म यूज की, गोनेड। तो गोनेड वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि गैमीट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर मैं गैमीट की बात करूँ तो गैमीट स्पर्म है, और वो जो स्पर्म है वो कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं? टेस्टिस में प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये जो टेस्टिस होते हैं ये ओवल इन शेप होते हैं, एज यू कैन सी, एंड ये एक स्किन के फोल्ड में, स्किन के पाउच में हैंग रहते हैं। ये स्किन के फोल्ड को स्क्रोटम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद टेस्टिस से कंटिन्यू करती है एक डक्ट, एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस से कंटिन्यू करती है एक दूसरी डक्ट, वास डेफरेंस, और वास डेफरेंस कंटिन्यू करती है यूरिथ्रा में। ठीक है,
इसके अलावा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स होती हैं, एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं, जैसे कि प्रोस्टेट हो गई, सेमिनल वेसिकल हो गई, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड हो गई, ठीक है। और जो पेनिस है वो एक एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है, सपोर्टिव स्ट्रक्चर है, विच हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग द स्पर्म्स. So these are main parts of the human male reproductive system. Now we see one by one to each and every part. तो सबसे पहले इफ वी टॉक अबाउट स्क्रोटम, तो मैंने जैसे बताया कि जो स्क्रोटम है, स्क्रोटम एक स्किन का फोल्ड होता है जो बाहर से तो सिंगल फोल्ड दिखता है, लेकिन अंदर ये सेप्टम से सेपरेटेड होता है, ठीक है। तो ये सेप्टम से सेपरेटेड क्यों होता है? क्योंकि टेस्टिस जो होते हैं वो दो होते हैं नंबर में, ठीक है। तो ये जो सेप्टम है इस पूरे स्क्रोटम को दो स्क्रोटल सैक में डिवाइड कर देता है, टू सैक्स प्रेजेंट हैं, तो दोनों सैक में एक सिंगल सिंगल जो है टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर स्क्रोटम की मसल्स की बात करें तो इसकी जो स्किन है वो दो लेयर की बनी है, मस्कुलर स्किन है और उसके नीचे तो अगर हम स्क्रोटम के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्क्रोटम का जो स्ट्रक्चर है वो डार्टोज मसल्स प्लस सबक्यूटेनस फैट से मिलके बनी होती है, ये जो स्किन होती है, ठीक है। डार्टोज मसल्स सबक्यूटेनस लेयर में भी प्रेजेंट होती है इसकी स्क्रोटम की। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक और दिख रही होगी क्रीमास्टर मसल। तो ये जो क्रीमास्टर मसल है ये वो मसल है जिनकी हेल्प से जो ये टेस्टिस है ये हैंग करते हैं आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी फ्रीली इन द स्क्रोटम, ठीक है। इसके अलावा ये जो पार्ट्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, स्पॉन्जी यूरिथ्रा एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ये सब दीज आर द पार्ट्स ऑफ पेनिस, दीज पार्ट्स वी विल डिस्कस इन द पेनिस, ओके। सो दिस इज व्हाट अबाउट स्क्रोटम। तो स्क्रोटम की क्या सिग्निफिकेंस है, स्क्रोटम में क्यों टेस्टिस होते हैं? क्योंकि जो स्क्रोटम होता है वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होता है। देखो ह्यूमन का जो कोर बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, विच इज वेरी हाई फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। इट इज नॉट ऑप्टिमम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। इतने हाई टेम्परेचर में जो स्पर्म है वो किल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो स्क्रोटम है ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है और मेंटेन करता है 2-3 डिग्रीज लेस टेम्परेचर, which is optimum for the maturation, production and maturation of the sperm. तो इसीलिए जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी में ना होके इस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर इस स्किन के फोल्ड में प्रेजेंट होते हैं। उसके नेक्स्ट टॉपिक है टेस्टिस। तो अगर टेस्टिस की डायमेंशन एंड ऑल की बात करें तो टेस्टिस 5 सेंटीमीटर लगभग लंबे होते हैं और 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर में होते हैं। मास की बात करें तो 10 to 15 ग्राम इनका मास होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो टेस्टिस हैं वो डेवलप कहाँ होते हैं, वो नियर किडनी डेवलप होते हैं। जब जो मेल है वो अपनी फीटल स्टेज में है तो उस दौरान जब टेस्टिस डेवलप हो रहे हैं तो वो किडनीज के पास डेवलप होते हैं। लेकिन जब गैस्ट्रो जो गैस्ट्रेशन एज है उसका जो 7 मंथ आता है, उस 7 मंथ में ये टेस्टिस जो हैं वो डिसेंड कर जाते हैं इन द स्क्रोटम, ठीक है। तो ये स्क्रोटम में डिसेंड करते थ्रू अ कैनाल विच इज नोन एज इंग्विनल कैनाल, ठीक है। अगर बाय चांस ये टेस्टिस डिसेंड ना कर पाए और एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाएं तो फिर ये एक टाइप की प्रॉब्लम है, डिजीज है, विच इज ऑल्सो नोन एज क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। और अगर इसे सही टाइम पे सर्जिकली ठीक नहीं किया जाता है तो फिर जो मेल है वो लाइफ टाइम के लिए इनफर्टाइल रह जाता है। तो अगर ऐसे बेबीज बर्थ लेते हैं जिनके टेस्टिस डिसेंड नहीं किए होते हैं स्क्रोटम में तो फिर उनकी सर्जिकली ये जो टेस्टिस हैं उन्हें डिसेंड कराया जाता है स्क्रोटम में, अदरवाइज दे विल रिमेन इनफर्टाइल। प्लस उनमें एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो जाएंगे क्योंकि टेस्टिस नॉट जस्ट ओनली produce sperm but it also produces testosterone which is a male hormone and required for the natural development of a male. तो अगर टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं होगा तो में काफी एंडोक्राइन डिसऑर्डर भी रहेंगे ऐसे मेल में, ठीक है। तो ये टेस्टिस का सेजाइटल सेक्शन है।
तो अगर हम टेस्टिस का सेजाइटल सेक्शन को स्टडी करते हैं तो बाहर से अंदर की तरफ हम टेस्टिस के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, तो सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो होती है ट्यूनिका वेजिनैलिस। ये ट्यूनिका वेजिनैलिस जो है वो पेरिटोनियम मेम्ब्रेन का डेरिवेटिव है, एक सिरोसल मेम्ब्रेन है। पेरिटोनियम क्या होती है? पेरिटोनियम मीजोडर्म से ओरिजिनेट मेम्ब्रेन होती है जो कि विसरल ऑर्गन्स की आउटर लाइनिंग बनाती है, ठीक है। तो ये पेरिटोनियम का डेरिवेटिव है और ये पार्शियली कवर करता है टेस्टिस को, फुली कवर नहीं करता, ठीक है। इसके अंदर दूसरी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो कि वाइट फाइब्रस टिश्यूज से मिलके बनती है, विच इज नोन एज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया अंदर एक्सटेंडेड रहती है टेस्टिस की कैविटी के अंदर, और टेस्टिस की पूरी कैविटी को छोटे छोटे चैम्बर्स में डिवाइड कर देती है। इन चैम्बर्स को बोलते हैं लोब्यूल्स, ठीक है। ये एक टेस्टिस में ये जो लोब्यूल्स होते हैं वो अराउंड 200 टू 300 होता है, ठीक है। और हर लोब्यूल में 1 से लेके 3 कॉइल्ड हाईली कॉइल्ड ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो हाईली कॉइल्ड ट्यूब्स हैं इन्हें बोलते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स का फंक्शन होता है टू प्रोड्यूस स्पर्म। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म का जो प्रोडक्शन होता है वो एक्चुअल में कहाँ होता है? इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में। ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स फंक्शनल यूनिट है किसकी? टेस्टिस की, ठीक है। एक आपने 11th क्लास में यूरिनिफरस ट्यूब्यूल्स पढ़ी होंगी जो किडनीज की फंक्शनल यूनिट होती हैं। ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं जो कि टेस्टिस की फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। यूरिनिफरस सेमिनिफरस अलग अलग है, डोंट गेट कंफ्यूज। उसके बाद सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में 2 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। एक तो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होती हैं, ऑब्वियसली जो स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं, क्योंकि इनका हमने फंक्शन अभी अभी बताया है कि ये स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं। प्लस उनके अलावा सस्टेंटिक्यूलर सेल्स होती हैं जिन्हें सर्टोली सेल भी बोलते हैं। ये सर्टोली सेल सपोर्ट करती हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की। ये वेरियस फंक्शन सर्व करती हैं। तो सर्टोली सेल के क्या क्या फंक्शन होते हैं? सर्टोली सेल का सबसे पहला फंक्शन होता है as a nurse. They nourish the spermatocyte, spermatid and sperm. Spermatocyte, spermatid और sperm different stages हैं in the development of sperm. तो जब हम spermatogenesis पढ़ेंगे then you will come to know all these terms, ठीक है। तो सबसे पहला फंक्शन तो सर्टोली सेल्स का होता है टू नरिश these various stages of sperm. Then phagocytize excess spermatid cytoplasm as development proceed. तो जब ये spermatid बनता है तो उसमें excess cytoplasm होता है, तो उस excess cytoplasm को ये phagocytosize करती है जैसे जैसे sperm का development continue होता है। उसके अलावा स्पर्मेटोजेनिक सेल की मूवमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है। रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द ल्यूमन ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। दे आल्सो प्रोड्यूस fluid for the sperm transport, and they secrete the hormone inhibin and regulate the effect of testosterone and FSH, ठीक है। तो इतने सारे फंक्शन हैं जो कि सर्टोली सेल निभाती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है इनहिबिन। तो जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि इनहिबिन का एक्चुअल में फंक्शन क्या होता है और कैसे ये टेस्टोस्टेरोन और एफएसएच के फंक्शन को रेगुलेट करता है, ठीक है। इन सेल्स के सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो जगह होती है, ये जैसे सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स हैं, इनके बीच में जो जगह होती है यहाँ पे पैकिंग टिश्यू प्रेजेंट होता है। ये पैकिंग टिश्यू की जो सेल्स हैं वो इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिंग सेल कहलाती हैं, ठीक है। और इन लीडिंग सेल का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ये हार्मोन सिक्रीट करती हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड्रोजन है, ठीक है। एंड्रोजन वो हार्मोन होता है जो कि मस्कुलिन कैरेक्टर को प्रमोट करता है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को जो प्रमोट करता है मेल में, उस हार्मोन को एंड्रोजन कहते हैं। और जो मेन हार्मोन है, मेन एंड्रोजन है, वो कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन और भी होता है, डीएचटी भी होता है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो लेकिन जो मेन प्रिवेलिंग टेस्टोस्टेरोन है वो ये है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है
सो नेक्स्ट टॉपिक है डक्ट्स ऑफ टेस्टिस। तो अगर हम टेस्टिस की डक्ट्स देखें तो टेस्टिस में बहुत सारी डक्ट्स का एक जाल सा बना रहता है। ठीक है, मैं ये डायग्राम आपके लिए अगर जूम करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ये देखिए, यहाँ पे हम इनकी बात ऑलरेडी कर चुके हैं। ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर हैं। ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर फिर यहाँ पे स्ट्रेट डक्ट्स में खुल रहा है और ये स्ट्रेट डक्ट्स फिर कैपिलरी एक नेटवर्क डक्ट के नेटवर्क से में खुल रहा है जिसे रेटेटेस्टिस बोलते हैं। रेटेटेस्टिस रेटेटेस्टिस से फिर छोटी छोटी डक्ट्स निकल रही हैं। ये इन्हें इफ्रेंट डक्ट बोलते हैं। ये इफ्रेंट डक्ट होती है एपिडिडाइमिस की और फिर ये एपिडिडाइमिस की इफ्रेंट डक्ट फाइनली जाके खुल जाती हैं इन द एपिडिडाइमिस ल्यूमन। तो एपिडिडाइमिस फिर से डिवाइडेड होता है हेड ऑफ एपिडिडाइमिस में। उसके बाद ये डक्टस एपिडिडाइमिस है और टेल ऑफ एपिडिडाइमिस है। ठीक है, सो अगर हम स्पर्म के पाथ की बात करें तो सबसे पहले स्पर्म जो आता है वो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के ल्यूमन में आता है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की ल्यूमन से सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की ल्यूमन में आता है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के ल्यूमन से वो स्ट्रेट डक्ट में जाता है। स्ट्रेट डक्ट से वो रेटेटेस्टिस में जाता है। रेटेटेस्टिस से वो इफ्रेंट डक्ट्स में जाता है। इफ्रेंट डक्ट से वो डक्टस एपिडिडाइमिस में जाता है और डक्टस एपिडिडाइमिस से फाइनली चला जाता है किसके अंदर, एपिडिडाइमिस के अंदर। ठीक है, तो ये जो है वो पाथ रहता है किसका, स्पर्म की मूवमेंट का। एपिडिडाइमिस के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एपिडिडाइमिस एक कॉमा शेप्ड स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हो ये कॉमा शेप्ड स्ट्रक्चर है। ये रेटेटेस्टिस से जो इफ्रेंट डक्ट्स निकल रही हैं, ये इफ्रेंट डक्ट्स फाइनली कंटिन्यू हो रही है इन द डक्टस एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस की पार्ट की बात करें तो एपिडिडाइमिस की जो बॉडी एपिडिडाइमिस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। हेड ऑफ द एपिडिडाइमिस, बॉडी ऑफ द एपिडिडाइमिस एंड टेल ऑफ द एपिडिडाइमिस। सो ये टेल से कंटिन्यू करती है वास डेफरेंस। तो ये टेल है, फाइनली ये जाके ओपन हो जाती है एक ट्यूब में जिसे वास डेफरेंस या स्पर्म डक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये हो गई एपिडिडाइमिस की बात। एपिडिडाइमिस के अगर फंक्शंस की बात करें तो एपिडिडाइमिस का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सबसे पहले तो मेन जो थिंग है वो स्पर्म मैच्योरेशन है। जैसा कि मैंने बताया था कि जो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं वो मेच्योर नहीं होते, वो मोटाइल नहीं होते। तो जो स्पर्म है अपनी मोटिलिटी अटेन कहाँ पे करते हैं, जाके एपिडिडाइमिस की कैविटी में वो अपनी मोटिलिटी अटेन करते हैं, अपनी मेच्योरिटी अटेन करते हैं। ठीक है, ये लगभग 14 डेज तक रहते हैं एपिडिडाइमिस में और फिर एपिडिडाइमिस इन्हें हेल्प करती है इन इन प्रोपेलिंग इन द वास डेफरेंस, डक्टस डेफरेंस, वास डेफरेंस या स्पर्म डक्ट में। ठीक है, तो जब सेक्सुअल अराउजल होता है मेल में तो पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन के दौरान इसकी स्मूथ मसल हेल्प करती है टू मूव द स्पर्म इन द वास डेफरेंस। इसके अलावा एपिडिडाइमिस स्पर्म को स्टोर करते हैं जो यहाँ पे वाइबल रहते हैं फॉर सेवरल मंथ। बहुत कई महीनों तक वाइबल रहते हैं, लिविंग रहते हैं। एनी स्टोर्ड स्पर्म दैट आर नॉट इजैकुलेटेड बाय दैट टाइम आर इवेंचुअली रीअब्सॉर्ब्ड। तो वो डेड होके रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं इन द एपिडिडाइमिस ओनली। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आता है डक्टस डेफरेंस, जिसे वास डेफरेंस भी बोलते हैं। तो वास डेफरेंस के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो डक्टस डेफरेंस के अगर स्ट्रक्चर को देखें तो ये जो डक्टस डेफरेंस है ये पीछे की तरफ से कंटिन्यू होके आ रही है। कहाँ से, ये है डक्टस डेफरेंस, ये कंटिन्यू होके आ रही है एपिडिडाइमिस से और ये काफी लंबी होती है, लगभग 45 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है ये। ठीक है, अल्टीमेटली जाके ये यूरिथ्रा में खुल जाती है। इसका जो स्वलन सा एंड होता है इसे एम्प्यूला वास डेफरेंस कहते हैं। ठीक है, और इसकी वास डेफरेंस और सेमिनल वेसिकल की जो डक्ट्स हैं एक संग मिलके इजैकुलेटरी डक्ट बनाती हैं और ये इजैकुलेटरी डक्ट फाइनली यूरिथ्रा में ओपन हो जाती है।
ठीक है, ये जो स्पर्म है एपिडिडाइमिस की तरह वास डेफरेंस में भी स्टोर्ड रह सकते हैं महीनों तक, और जो स्पर्म इजैकुलेट नहीं हो पाते हैं वो डेड होके इन्हीं की वॉल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सो दिस इज अबाउट वास डेफरेंस। और फिर जैसे कि मैंने बताया कि जो वास डेफरेंस है और प्रोस्टेट ग्लैंड की जो डक्ट है, सेमिनल वेसिकल की जो डक्ट है, सेमिनल वेसिकल और एम्पुला वास डेफरेंस ये मिलकर इजैकुलेटरी डक्ट बनाते हैं जो कि लगभग 2 सेंटीमीटर की होती है। एंड फाइनली वो किस में खुलती है? यूरिथ्रा। तो मेल में जो यूरिथ्रा है वो 2 फंक्शन सर्व करती है, एक तो यूरिन के रिमूवल का और एक इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म। तो दोनों ट्विन फंक्शन दिस यूरिथ्रा परफॉर्म। ठीक है, it passes through the prostate, deep muscles of the perineum and in the penis. It is subdivided into 3 parts. तो यूरिथ्रा के 3 पार्ट्स होते हैं। सो कौन कौन से यूरिथ्रा के 3 पार्ट्स होते हैं? प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा जो प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर से निकल रही है, देन इंटरमीडिएट यूरिथ्रा जो कि पेरिनियम से, डीप मसल्स ऑफ पेरिनियम से होके गुजर रही है, और फिर स्पॉन्जी यूरिथ्रा जो कि पेनिस में कंटिन्यू करती है और बाहर खुलती है थ्रू एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफिस के। ठीक है, सो अगर इस डायग्राम में हम यूरिथ्रा के पार्ट्स देखें तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर जो यूरिथ्रा का पार्ट है दिस इज प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। फिर यहाँ पे ये पेरिनियम की मसल्स के बीच में जो है इंटरमीडिएट मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा है, और फाइनली ये पेनिस में जो कंटिन्यू हो रही है ये स्पॉन्जी यूरिथ्रा। तो ये यूरिथ्रा के 3 पार्ट्स हैं। अगर हम एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड की बात करें तो हमें पता है कि जो मेल है उसमें 3 एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। सेमिनल वेसिकल प्रेजेंट होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इन तीनों के अलग अलग अगर हम फंक्शन की बात करें तो सेमिनल वेसिकल एक एल्कलाइन फ्लूइड रिलीज करती है, क्योंकि जो फीमेल जेनेटिलिया होता है वो एसिडिक होता है और उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए सीमन में अल्कली प्रेजेंट होता है। तो क्योंकि अगर वो फीमेल जेनेटलिया का एसिड अगर न्यूट्रलाइज नहीं किया जाता तो जो स्पर्म है फीमेल के जेनेटल ट्रैक्ट में ही डेड हो जाएंगे और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। इसके अलावा फ्रुक्टोज प्रेजेंट होता है। तो देखो, एक फ्रुक्टोज ही ऐसी चीज है जो कि एक सीमन ही ऐसी जगह है ह्यूमन के बॉडी पार्ट में जहाँ फ्रुक्टोज प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये जो फ्रुक्टोज है ये यूज भी होती है, इसका जो टेस्ट होता है वो यूज भी होता है इन द डिटेक्शन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सीमन। सो जो भी अगर कोई क्रिमिनल केसेस हुए हैं फीमेल अब्यूजिंग के, तो उन उन दौरान जो टेस्ट होते हैं उन टेस्ट में एक्चुअल में ये फ्रुक्टोज चेक की जाती है। तो अगर फीमेल के जेनिटलिया में फ्रुक्टोज टेस्ट पॉजिटिव आता है दैट मीन्स कि फीमेल के संग कुछ अब्यूजिंग, कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है। सो दिस फ्रुक्टोज बिकॉज ओनली स्पेसिफिकली प्रेजेंट इन द सीमन, राइट। तो फ्रुक्टोज क्योंकि एक कार्बोहाइड्रेट है, इसका फंक्शन होता है एटीपी प्रोडक्शन। इसको एटीपी प्रोडक्शन के लिए स्पर्म यूज करता है, क्योंकि स्पर्म कंटिन्यूसली मूव करता रहता है तो मूवमेंट के लिए ऑब्वियसली इट रिक्वायर एनर्जी, सो दैट एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय दिस फ्रुक्टोज। ठीक है, इसके अलावा प्रोस्टेट मिल्की और स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड सिक्रीट करती है जिसमें एंजाइम होते हैं विच ब्रेक डाउन द क्लॉटिंग प्रोटीन फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल। देन थर्ड आती है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करती है फॉर द सेम थिंग, फॉर द सेम पर्पस कि फीमेल जेनेटेलिया का एसिडिक एनवायरनमेंट न्यूट्रल किया जा सके, प्लस म्यूकस that lubricate the lining of urethra and the tip of penis during sexual arousal. So these things, these are some functions of sex glands in the human male. The last structure in the human male reproductive system is penis. So if we talk about penis, then penis, we see the cut section of the penis, then it has three chambers, two dorsolateral chambers and one this horizontal chamber। ठीक है, जो अपर 2 चैम्बर्स है कॉर्पोरा कैवर्नोसा कहते हैं, और जो ये लोअर चैम्बर है
उसे कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कहते हैं। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम में स्पॉन्जी यूरेथ्रा कंटिन्यू करती है, ठीक है, एंड इट फाइनली ओपन्स थ्रू द एक्सटर्नल orifice, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। In the next class, we will talk about the spermatogenesis. मेरी बात पे ध्यान देना, ठीक है, और प्लीज जिससे भी पढ़ते हो उससे कंटिन्यूसली पढ़ते रहना, बिकॉज इट इज अबाउट योर एग्जाम्स, नॉट माइन, नॉट अदर टीचर्स एग्जाम। So all the best for your exam. Be prepared and thank you. आपको Have a मेरी nice वीडियो day. पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब मत करना भूलना, और बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस कर देना, वरना मेरे आगे के वीडियो कैसे देख पाओगे। और प्लीज़ मेरे पेज को, जो कि इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी है, उससे ज़रूर लाइक कर देना। ये मेरा यूट्यूब चैनल है और ये मेरा फेसबुक पे पेज है, www.facebook.com/learnsciencesonline। और जो इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है उसका आईडी है learnsciencesonline.com1, ठीक है। और मेरी वेबसाइट जाके ज़रूर विजिट करना, आपको बहुत इंटरेस्टिंग बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स वहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेंगे। डिफरेंट मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे जो कि आपकी प्रैक्टिस कराएंगे, आपको नीट के लिए प्रिपेयर कराएंगे।